मिस्थीनिया ग्रेविस ये एक कंडीशन है जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे डेवलप होती है और इसी की वजह से फिर हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में वीकनेस आ रही होती है। अब इसमें होता क्या है, अंडरलाइंग हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे और इसका ट्रीटमेंट देखेंगे, ट्रीट कैसे करते हैं। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हमें दिखाया गया है। ये ऊपर जो येलो कलर की है ये नर्व है हमारे पास और नीचे रेड कलर का ये मसल है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो इसमें होता क्या है, जितने भी एसिटाइल कोलिन रिलीज होते हैं एक्सॉन से, नर्व से, वो आकर रिसेप्टर पे अटैच होते हैं जो कि यहाँ पे लगे हुए हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, जो कि वाई शेप्ड हमें नजर आ रही है। लेकिन इसमें होता क्या है, ये जो रिसेप्टर्स हैं जिस पे एसिटाइल कोलिन ने आके अटैच होना होता है, जो कि हमारे पास एक्साइटेटरी हार्मोन है, वो क्या करते हैं, वो तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड हो जाता है मिस्थीनिया ग्रेविस, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून मतलब इसमें हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो खुद ही एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ बनाता है और वो एंटीबॉडीज़ आकर इन्हीं रिसेप्टर्स पे लग जाएंगी। तो जो एसिटाइल कोलिन है उसके लिए कोई साइड से अवेलेबल नहीं होंगी। जब एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से अटैच ही नहीं होगा तो उसका फंक्शन भी आगे नहीं होगा, जिसकी वजह से वीकनेस होगी। लेकिन वीकनेस जो है वो हमारे पास कुछ मसल्स में होती है, फुल बॉडी में नहीं होती। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये टॉसिस जो आई मसल्स हैं उनकी वीकनेस हो रही है, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हुआ हुआ है। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं मिस्थीनिया ग्रेविस की काजेज और रिस्क फैक्टर्स। ये है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जैसे कि पहले हमने देख लिया, इसमें होता क्या है, वीकनेस होती है। वीकनेस किस वजह से होती है, एंटीबॉडीज़ की वजह से, और वो एंटीबॉडीज़ हमारा अपना इम्यून सिस्टम ही बना रहा होता है और ये एंटीबॉडीज़ जाकर जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं। और ये रिसेप्टर्स कहाँ पे थे, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे थे, जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में अभी हमने प्रीवियस पिक्चर में देखा है। तो इसकी वजह से जब ये एंटीबॉडीज़ रिसेप्टर पर अटैच होंगी तो एक्साइटेटरी इफेक्ट जो होता है एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर का, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए कोई साइट ही अवेलेबल नहीं होगी निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे थ्रू आउट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अगर हम इसको थोड़ा सा देख लें प्रिसाइजली ट्रीटमेंट को, तो मिस्थीनिया ग्रेविस को हम ट्रीट करते हैं कोलिन एस्टिरेज इनहिबिटर से, ताकि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं जिनकी रिसेप्टर्स के साथ अटैच ना हो। सेकंड चीज़ हम कर रहे होते हैं इम्यूनोसुप्रेसेंट्स, ताकि जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा सुप्रेस हो जाए और वो जो एंटीबॉडीज़ बना रहा है वो कम से कम बनाए, ताकि कुछ साइट्स जो है वो एसिटाइल कोलिन को मिल सके। या फिर कोई अननोन काज होती है, अननोन काज में तो फिर हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, हम काज को ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि वो इडियोपैथिक होती है। और मिस्थीनिया ग्रेविस कुछ एजिंग फैक्टर्स में भी हमें मिल रहा होता है, तो उसमें भी हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। फर्दर भी हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इनके अलावा जो ऑप्शंस मिस्थीनिया ग्रेविस के लिए यूज़ हो सकते हैं इसके ट्रीटमेंट में, इसमें हमारे पास 4 बेसिक थेरेपीज आ जाती हैं। वही जैसे कि हमने देखा इडियोपैथिक है या फिर विद एज है, तो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में क्या है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज के इनहिबिटर्स देंगे ताकि एंटीबॉडीज़ जो है वो रिसेप्टर से बाइंड ना कर सके। सेकंड, रैपिड शॉर्ट टर्म में हम प्लाज्मा फेरेसिस कर रहे होते हैं या फिर आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन दे रहे होते हैं। और थर्ड जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो है क्रोनिक या फिर लॉन्ग टर्म में, जिसमें हम इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या फिर इम्यूनोसुप्रेसिव ड्रग्स के थ्रू। और लास्ट ऑप्शन हमारा होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे पास, उनको हम फर्दर देख लेते हैं। प्लाज्मा फेरेसिस क्या होता है। प्लाज्मा फेरेसिस ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम फिल्टर करते हैं, जैसे कि डायलिसिस में हमें पता है ब्लड को फिल्टर किया जाता है। इसमें भी सेम वैसे ही होता है। ब्लड इज रूटेड थ्रू अ मशीन दैट रिमूव द एंटीबॉडीज दैट आर ब्लॉकिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल फ्रॉम योर नर्व एंडिंग्स टू योर मसल रिसेप्टर साइट। जितनी भी ये एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, वो जब मशीन से पास होगा ब्लड तो वो सारी एंटीबॉडीज़ रिमूव कर दी जाती हैं। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं प्लाज्मा फेरेसिस, सेम लाइक डायलिसिस है। और सेकंड ऑप्शन जो था हमारे पास आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन हम दे रहे थे। दिस थेरेपी प्रोवाइड बॉडी विद नॉर्मल एंटीबॉडीज विच अल्टर्स इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स। वो जो इम्यून सिस्टम का एबनॉर्मल फंक्शन हुआ है उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन दे रहे होते हैं, ताकि जो इम्यून सिस्टम है वो नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ आ सके। या फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या था, सर्जिकल, उसको भी हम देख लेते हैं। सर्जिकल में सर्जरी कब करते हैं, इंडिकेशन फॉर द सर्जरी पेशेंट विद द थाइमोमा, जब भी थाइमस ग्लैंड का बिनाइन ट्यूमर होगा, तब पेशेंट की एज अगर 10 to 55 ईयर्स है विदाउट थाइमोमा बट हु हैव जनरलाइज्ड मिस्थीनिया ग्रेविस, मतलब उसमें स्पेसिफिक मसल्स की वीकनेस नहीं है बल्कि फुल बॉडी वीकनेस है। एज भी उसकी हमें नॉर्मल मिल रही है, मतलब पीक ऑफ एजेस नहीं है, 10 to 55 ईयर्स, थाइमोमा भी नहीं है, फिर भी हम जाएंगे क्योंकि जनरलाइज्ड वीकनेस जो है ये इटसेल्फ डेंजरस है। थर्ड हमारे पास ऑप्शन आ जाता है रैपिड इंक्रीज ऑफ मिस्थेनिक सिम्टम्स। अगर जो है मिस्थेनिक सिम्टम्स जो है वो ऑल ऑफ सडन इंक्रीज कर जाते हैं, रैपिड कर जाते हैं, तब भी जो बेस्ट ऑप्शन है वो सर्जिकल है। या फिर मेडिकल जो हमारी मैनेजमेंट थी जिसमें हम प्लाज्मा फेरेसिस और ये आईवी एंटीबॉडीज़ दे रहे थे या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे थे, उन सब को वो सब ऑप्शन हमारे फेल हो गए हैं, तो अब भी सर्जिकल ऑप्शन बेस्ट है। या फिर एडवांस मिस्थीनिया ग्रेविस है जिसमें बल्बर एंड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादा कॉमन है, वो ज़्यादा जो है वो प्रमोटेड है, तो उसमें भी हम सर्जिकली इसको ट्रीट कर रहे होते हैं। सर्जिकल में करते क्या है, थाइमोमा में वही जो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ होती है, थाइमोमा जो हमारा थाइमस ग्लैंड होता है उसमें एक्स्ट्रा जो मैस बन जाता है उसको हम रिसेक्ट कर देते हैं, जहाँ से एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं।